डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरदीप है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। लेकिन अभी अभी मैं साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हुआ हूँ। मैंने इंटरनेट पर एक ऐसी वेबसाइट पर अपना रिज्यूमे दिया था जो ऐसी आईटी कंपनीज के लिए चुनाव करती है काम करने वालों के लिए, और मेरा चुनाव हुआ था यहाँ पर और मैं जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच गया। लेकिन मैं 15 ही दिन यहाँ पर काम कर रहा था कि यहाँ पर एक वैकेंसी खुली थी। मैंने अपने भाई को भी यहीं पर बुलवा लिया। हम दोनों अब एक ही कंपनी में काम करते हैं और इससे ज़्यादा खुशी हमें कभी नहीं मिली थी। कोई समय हुआ करता था हमारे पास पढ़ाई तक के पैसे नहीं थे। मैंने जब +2 की थी उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन डिस्टेंस लर्निंग से मैंने आईटी ग्रेजुएशन की और उसके बाद मेरे भाई ने भी मेरे ही कदमों पर चलते हुए वही सब किया। उसके बाद हम काम ढूंढने लगे और यहाँ पर काम तो मिल रहा था लेकिन तनख्वाह अच्छी नहीं मिल रही थी। हम दोनों में काबिलियत बहुत थे। जब जेब में पैसे नहीं होते तो दिमाग और भी ज़्यादा तेज़ी से चलता है। हम दोनों का दिमाग भी बहुत तेज़ी से चल रहा था और मैंने समय रहते ही यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे जॉब लग गई। अब मैं और मेरा भाई साउथ अफ्रीका में कुल 1 महीना बिता चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर अच्छा घर ढूंढ चुके हैं। अब काम भी अच्छा मिल गया है, तनख्वाह भी अच्छी है, हम घर पर भी पैसे भेज सकते हैं। और मैं और मेरे भाई ने सोच रखा है हम अपने माता पिता को भी यहीं पर बुला लेंगे और यहीं पर सेटल हो जाएंगे। ये शहर यहाँ का बड़ा शहर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हर सुख सुविधा मौजूद है। हमने अब नया नया घर भी लिया है। ये घर भले ही हम किराए पर ले चुके हैं, लेकिन हमने सोचा हुआ है इस घर को बाद में खरीद भी लेंगे। अब तनख्वाह अच्छी होने का फ़ायदा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। घर हमें पसंद था, यहाँ के पड़ोसी भी हमें पसंद थे। यहाँ के कई पड़ोसी हमारे घर में आ रहे थे और वो हमसे बात करना भी बहुत अच्छा मानते थे, क्योंकि हिंदुस्तान से यहाँ कम ही काम करने वाले आ रहे थे। ज़्यादातर अलग अलग अफ्रीका के देशों से आ रहे थे और वो हमसे बात करके खुश होते, हमें अपने अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाते। यहाँ आस पड़ोस में कई घर थे, ज़्यादातर अफ्रीकन थे और 2 परिवार जो यूरोपियन थे। हर कोई हमारे घर में आकर हमसे मिलकर जा चुका था और सबके स्वभाव में हमने अच्छाई देखी थी। इसके बाद हमने घूमने फिरने का फैसला भी किया। आप जिस देश में रहते हैं, आप जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ पर आपको घूमना भी चाहिए ताकि आप जान पाएँ कैसे लोग हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या नहीं मिलता, अच्छे पॉइंट्स क्या हैं, बुरे पॉइंट्स क्या हैं। इसीलिए शनिवार के दिन जब 2 दिन की छुट्टी थी, हमने घूमने का प्लान बना लिया। सबसे पहले तो हम शहर से बाहर निकले। हमें गांव में घूमना पसंद है। असली किसी देश की पहचान उसके शहरों से नहीं, उसके गांव से होती है, क्योंकि गांव में उस देश की असली संस्कृति जुड़ी होती है। शहरों में तो हर जगह एक जैसा ही माहौल होता है। शहर आगे बढ़ते जा रहे हैं और शहरों में नई नई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गांव में होता है पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल जो संस्कृति से जुड़ा हुआ हो। इसीलिए इस शहर से बाहर निकलकर हम आस पड़ोस के कुछ कस्बों में घूमने लगे। हमने एक छोटी सी स्कूटी ले ली थी। हम भारत में भी इसी तरह स्कूटी पर घुमा करते थे और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे। जैसे ही पास के एक कस्बे में पहुँचे, वहाँ पर एक मंडी लगी हुई थी। हमारे दिमाग में आया सब्जियां घर के लिए लेकर ही चलते हैं, लेकिन वहाँ पर फिश मार्केट भी लगी हुई थी, सब्जी मार्केट भी लगी हुई थी, इसी के साथ नॉन वेज मार्केट भी लगी हुई थी। मेरे भाई को कभी कभी नॉन वेज खाने का शौक़ है, इसलिए उसने कहा था यहाँ से कुछ नॉन वेज लेकर चलते हैं, घर में पका कर खाएंगे। लेकिन मुझे नॉन वेज खाना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं मना करता जा रहा था। मुझे ऐसी जगह पर जाना पसंद ही नहीं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मांस पड़ा हो। उसे देखकर थोड़ी थोड़ी घबराहट सी होने लगती है। लेकिन मेरे भाई ने जिद की तो मुझे उसके साथ जाना ही था। जैसे ही उस मंडी के नॉन वेज एरिया में पहुँचे, हम दोनों के होश उड़ गए थे। वहाँ पर सिर्फ
चिकन मटन ये चीज़ें ही नहीं थी, बल्कि जानवरों के मांस को भी रखा गया था। छिपकली, बंदर, कुत्ते, बिल्लियां, उनकी खोपड़ियां, उनके गुर्दे, उनकी हड्डियों का ढांचा, वहाँ पर ये सब भी मिल रहा था। उसे देखकर हम हैरान परेशान थे। वहाँ बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी जहाँ पर मांस नहीं हड्डियाँ मिल रही थी, और हम ये सोचकर हैरान हुए जा रहे थे आखिर यहाँ लोग हड्डियों से क्या करते होंगे। जितने भी दुकानदार थे बहुत अच्छे थे, हमको सब कुछ बता रहे थे, क्योंकि हमने उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया था। हम बस वैसे ही जानकारी के लिए पूछते जा रहे थे, इसका क्या इस्तेमाल होता है, उसका क्या इस्तेमाल होता है, यहाँ पर फिश मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर चिकन मटन कहाँ पर मिलेगा, वो सब कुछ बता रहे थे। लेकिन उन हड्डियों की जानकारी, उन जानवरों के मरे हुए उन लाशों की जानकारी मेरे भाई को बहुत अच्छी लग रही थी। वो जानना चाहता था इससे क्या क्या किया जा सकता है। पहले तो वो बताने लगे, जो मांस है उसे खाया जाता है, पकाकर भी खाया जाता है, कच्चा भी खाया जाता है। ये जो हड्डियां हैं ये घर से बुरी शक्तियों को बाहर निकालती हैं, इसीलिए यहाँ पर बंदर की खोपड़ियों को एक बड़े से डंडे में टांग कर रखा गया था। उनका कहना था घर में एक बंदर की ऐसी खोपड़ी पड़ी हो तो कोई बुरी शक्ति घर के अंदर नहीं आती। इस तरह इन चीज़ों को देखते देखते हम आगे पहुँचे। आखिर सब्जी मंडी, मांस मंडी के अंदर गुड़िया का क्या काम। एक दुकान लगी हुई थी जहाँ पर बहुत सारी गुड़ियाँ पड़ी थी। उन गुड़िया के अंदर छोटी छोटी सुइयाँ घुसेड़ी गई थी। उसे देखकर मुझे लगा था ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, तो मेरे भाई ने कहा था वूडू डॉल्स, इन्हें वूडू डॉल्स कहा जाता है। यहाँ पर ये वशीकरण का तरीका है, जादू टोने का तरीका है। इस तरह किसी गुड़िया को अगर हम किसी इंसान के साथ जोड़ दें शक्ति के ज़रिए, तो इस पर घुसेड़ी गई ये सुइयाँ उस इंसान को महसूस होती हैं। ये सुनकर मैंने अपने भाई को कहा था चलो यहाँ से किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। लेकिन मेरे भाई ने एक गुड़िया को हाथ लगाया था। उसने उस गुड़िया को हाथ में ले लिया, तभी उसने दूसरे हाथ से दूसरी गुड़िया को उठाया, उसे हाथ में ले लिया, और उस दुकान पर एक महिला बैठी हुई थी। वो महिला उठकर आई और जल्दी से हमें रोकने लगी। ये यहाँ की कोई अफ्रीकन भाषा थी जो बोल बोल कर वो हमें रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके बाद हमने कहा हमें ये भाषा नहीं आती, तो वो इंग्लिश में बात करने लगी और कहने लगी इस तरह गुड़िया को मत उठाओ, ये गुड़िया को हाथ लगाना सही नहीं है, ये शुद्ध गुड़िया है। अब मुझे ये 2 गुड़िया को फिर से शुद्ध करना पड़ेगा। इस तरह शुद्ध करने के बाद ये दोबारा बिकने लायक होंगी। मैंने कहा शुद्ध, बस हाथ ही तो लगाया है। उसने कहा नहीं, हमारे हाथ में थोड़ा थोड़ा पसीना आता है, थोड़ा थोड़ा पानी लगा होता है, और ये गुड़िया वशीकरण का तरीका है, जादू टोने का तरीका है। इसे वूडू डॉल्स कहा जाता है। अपने शरीर से कोई भी चीज़ इसे छुआ दो, आपकी शक्ति इसमें चली जाती है, और जिसे अच्छी तरह से जादू आता है वो आपको अपने वश में कर सकता है। मैं थोड़ा सा घबरा गया था। भले ही मैं जादू टोने में विश्वास नहीं करता, लेकिन आप एक ऐसे देश में हैं जहाँ क्या क्या होता है आप जानते तक नहीं। मेरा भाई हंसता जा रहा था। अच्छा करके दिखाइए तो वो औरत कहने लगी ऐसे थोड़ी ना करूँगी, इसके लिए पैसे लगते हैं। मेरे भाई ने कहा नहीं नहीं, पैसे तो हम देंगे नहीं। तो उस औरत ने वो 2 गुड़िया उसके हाथ से छीनी और एक पानी के मर्तबान में रख दी। ऐसा लग रहा था जैसे उस मर्तबान में रखी वो गुड़ियाँ खास काम के लिए रखी गई हो। उस मर्तबान के ऊपर लाल रंग की एक चिट सी लगी हुई थी। इसके बाद मैंने अपने भाई को खींचा, चलो यहाँ से, ये जगह मुझे सही नहीं लगती, इतनी ज़्यादा खोपड़ियाँ पड़ी हैं। वक्त भी शाम का हो गया था। मेरा भाई मानने को तैयार ही नहीं। खींचता खींचता मैं उसे स्कूटी के पास लेकर आया और वो स्कूटी चलाते चलाते हम घर की तरफ निकले थे। जैसे ही हम घर के पास पहुँचे थे, वहाँ शाम को सैर करने के लिए कई लोग निकला करते थे। पूरा 1 महीना हम शाम को बाहर निकले तक नहीं थे। अब काम भी अच्छा चलने लगा है, तो हमने सोचा था आज सैर करेंगे। मेरे भाई ने स्कूटी रास्ते में ही रुकवा दी और कहा तुम स्कूटी लेकर घर चलो, मैं यहाँ घूम कर आना चाहता हूँ। मैं स्कूटी लेकर निकल गया। मेरा भाई वहाँ आस पड़ोस में लोगों से बात करने लगा, मिलने लगा। उसके बाद वो घूमता रहा और मैं घर में स्कूटी लगाकर वापस उसके पास गया था। 15-20 मिनट लग गए थे और वो कई लोगों से बात कर रहा था। जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, उसने कहा ये देखिए, ये मेरा भाई है, इसका नाम है हरदीप। वहाँ कई पड़ोसी लड़के खड़े थे और मेरा भाई बताने लगा इन्होंने भी हमारी कंपनी में अप्लाई किया था।
इन्हें जॉब नहीं मिली। मैंने कहा वहाँ जॉब मिलना सच में बहुत मुश्किल था। तो एक अफ्रीकन लड़का कहने लगा, हाँ काम भी बहुत मुश्किल था। इसी के साथ जो इंडियंस हो ना तुम्हारा दिमाग थोड़ा तेज है। यहाँ पर हमें पढ़ने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता, इसलिए काम भी कम ही मिलता है। तुम्हें अपने देश में मौका मिलता है, इसीलिए तुम अलग अलग देशों में जाकर काम ढूंढ लेते हो। हमें वैसा मौका मिला ही नहीं। उनके चेहरे पर एक निराशा सी थी। उसके बाद मैंने अपने भाई को कहा, चलो चलते हैं। मेरा भाई मानने को तैयार ही नहीं। मैं तो इनके साथ घूमना चाहता हूँ, ये मेरे नए दोस्त हैं। मैंने कहा ठीक है, घूम कर आओ, जब थक जाना घर आ जाना, मैंने खाना बना दिया है। इसके बाद मैं घर की तरफ निकल पड़ा। थोड़ा बहुत काम बचा था, वो मैंने घर का किया। सफाई का काम रात के वक्त कर रहा था मैं। इसके बाद खाना भी गर्म करने का समय आ गया था। दोपहर के वक्त ही मैंने खाना बना लिया था। अब उसे गर्म किया और तैयार करके वहाँ रख दिया। मेरा भाई लगभग 10 बजे घर में आया था। मैं जैसे ही उसे देखकर गुस्सा करने लगा, उसने भी अपनी नज़रें झुकाई और कहने लगा, अरे भैया वो बातें ही इतनी अच्छे कर रहे थे, मुझे उन्होंने अपना अपना घर भी दिखाया। मैं 4-5 घरों में घूम कर आया, हर किसी ने अपना अपना खाना भी खाने के लिए कहा। मैं वो भी खाकर आया हूँ, तो माफ़ करना, आपका खाना मैं खा नहीं पाऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसका इंतज़ार करता रहा था और वो खाना खाकर आया है। मैं भी गुस्से में खाना खाना नहीं चाहता था। मैंने वहीं पर प्लेट्स रख दी। मेरा भाई अपने कमरे में चला गया, मैं अपने कमरे में चला गया। उसके बाद वक्त 11 बजे का होगा। मेरा भाई चीखने लगा था। वो इस तरह चीख रहा था जैसे कोई उस पर हमला कर रहा हो। भागता हुआ गया था मैं उसके कमरे में। जैसे ही मैंने उसके कमरे का वो दरवाज़ा खोला, वो बेड पर लेटा हुआ, आंखें उसकी बंद, और वो अपनी छाती पर वो शर्ट को फाड़ने की कोशिश कर रहा, अपने नाखून छाती पर गड़ाने की कोशिश कर रहा और चीख रहा, बचाओ बचाओ। वो नींद में ये सब कर रहा था और मैंने जल्दी से उसे उठाया, कमरे की लाइट जलाई और कहा, क्या हुआ? मेरे भाई के होश उड़े हुए थे, डरा हुआ था वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, यहाँ कैसे आ गया मैं? तभी वो छत की तरफ देखने लगा, दीवारों की तरफ देखने लगा। उसके बाद मेरी तरफ देखकर कहने लगा, घर में हूं मैं। यार सपना बहुत भयानक था, सपना सच में बहुत भयानक था। मैंने पास में रखा वो पानी का ग्लास उसे दिया और कहा, पानी पियो, तुम्हें डरावना सपना आया होगा। आज हम ऐसी जगह पर घूम कर आए थे जहां डरावने डरावने से वो चेहरे लगे हुए थे जानवरों के। उसे देखकर रात को तो डर लगना ही था। मुझे अभी तक नींद नहीं आई थी, लेकिन मेरा भाई तो इस तरह घुक जल्दी ही सो जाता है। इसलिए मैंने अपने भाई को शांत करवाया और कहा, अब सो जाओ, अगर तुम्हें दोबारा डर लगे तो मुझे बता देना। मेरे भाई ने हामी भरी। मैं दोबारा अपने कमरे में आ गया। वक्त 12 बजे का था। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे दीवार पर कोई कुछ खुरच रहा हो। ये वो दीवार थी जो दोनों कमरों के बीच की थी। दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही है, यानी कि मेरे भाई के कमरे के अंदर से, जैसे कोई चीज़ को दीवार पर खुरचा जा रहा हो। मैं जल्दी से भागकर अपने भाई के कमरे में गया, कहीं वो दोबारा तो नहीं डर गया। इसके बाद जैसे ही मैंने कमरे की लाइट जलाई, मेरा भाई अपने बेड पर सो रहा था, लेकिन उसके हाथ पर कालिख लगी हुई थी, जैसे उसने हाथ कहीं पर लगाया हो या कोई स्केच से हाथ इस तरह रंग डाला हो। मैंने उसके बाद दीवार की तरफ देखा। दीवार पर निशान बना हुआ था। ये एक चेहरा था जो बंदर की खोपड़ी जैसा लग रहा था। उसे देखते ही मैं घबरा सा गया और मैंने अपने भाई को जल्दी से उठाया और कहा, ये क्या किया तुमने? मेरे भाई ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये भैया आपने किया होगा। मैंने अपने भाई का हाथ देखा और उसे भी दिखाया, ये देखो रंग तुम्हारे हाथ पर लगा हुआ है। कब से मुझे दीवार पर खुरचने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई चीज़ जैसे दीवार पर खरोंची जा रही हो। ये तुम थे? मेरे भाई ने कहा, नहीं। उसकी आंखें सच में थोड़ी थोड़ी लाल लग रही थी, जैसे वो सो रहा हो, लेकिन नींद में उसने दीवार पर इतना कुछ खुरच डाला और उसे पता तक नहीं चला। वो नींद में कभी नहीं चलता था। आज हो क्या रहा था? मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। पहले तो वो इस तरह नींद में डर गया और उसके बाद उसने ये हरकत कर डाली। मैं अपने भाई को शांत करवाना चाहता था, क्योंकि वो अब ज़्यादा घबरा चुका था। जब मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि यह सब उसने किया है, तो वो घबराने सा लगा था। वो शांत होकर बैठ गया।
तब मैं मुस्कुराकर कहने लगा, अरे कोई बात नहीं, तू घबरा गया होगा, बचपन में मेरे साथ भी ऐसा होता था, तेरे साथ भी हो गया, कोई बात नहीं। वो थोड़ा शांत हुआ और अपने बेड पर लेट गया। उसने आंखें बंद नहीं की थी। मैं जान गया था वो घबराया हुआ है, लेकिन आधी रात का वक्त हो चुका था। मैंने अब अपने कमरे में आना ही सही समझा। मैं कमरे में आकर बैठ गया और सोना नहीं चाहता था। मैं अपने उस पलंग पर बैठा हुआ बस टकटकी लगाए दीवार को देखे जा रहा, कहीं दोबारा वो आवाज़ें तो नहीं आ रही। मेरा भाई भी यकीनन अपने कमरे में सो नहीं रहा होगा। इसके बाद मैं बार बार मोबाइल को चेक किए जा रहा था, कहीं वो व्हाट्सएप पर तो नहीं, कहीं वो फेसबुक पर ऑनलाइन तो नहीं। जब वो बहुत ज़्यादा घबरा सा जाता है या काम की टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो रात को सोता नहीं, मोबाइल चलाता रहता है। 1 बजे तक कोई आवाज़ नहीं आई थी। अब थोड़ी थोड़ी नींद मुझे भी चढ़ने लगी थी, तो मैं अपने पलंग पर आंखें बंद करके लेट गया। लेकिन तभी मेरा भाई भागता हुआ मेरे कमरे में आया और उसने मेरे कमरे की वो लाइट जला दी। उसके बाद वो मेरी तरफ घूरे जा रहा। वो बहुत देर तक मेरी तरफ घूरता रहा, तो मैंने सवाल पूछा, क्या हुआ? कुछ बोल भी नहीं रहा। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, भैया अब आप मुझे डरा रहे हैं। देखिए मैं आपको कहता हूँ, इतना ज़्यादा डराना नहीं चाहिए। आप कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे? मैं हैरान था, आखिर क्या हुआ। मैंने उससे पूछा, प्रैंक? मैं कोई प्रैंक नहीं कर रहा। क्या हुआ अभी? पहले वाला वो सब कुछ तूने किया है, लेकिन अब भागकर मेरे कमरे में क्यों आया है? उसने कहा, भैया वो पर्दे के पीछे आप ही थे ना, जो बार बार सर निकाल कर मुझे देख रहे थे, मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। मैं पलंग से उठकर खड़ा हो गया था और मैंने सर हिलाकर कहा, नहीं मैं तो नहीं था। तभी मुझे ख्याल आया, फिर से कोई भयानक सपना तो नहीं आया जो इसे बिल्कुल सच की तरह लगा, इसीलिए ये भागकर मेरी तरफ आ गया। मैंने उसे कहा, नहीं नहीं, मैं तेरे कमरे में आया तक नहीं। तभी मेरे भाई ने कहा, नहीं भैया, और कोई कैसे आ सकता है? घर तो बंद है ना अंदर से, आपके सिवा कोई हो ही नहीं सकता। मैंने कहा, नहीं मैं नहीं आया, तू सपने में कुछ देख कर आया होगा। उसने कहा, नहीं भैया, मैं तो सोया ही नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं घबराया हुआ था। एक तो डरावना सपना आ गया, दूसरा मैं नींद में चलकर इतना भयानक चेहरा बना चुका था, मुझे पता तक नहीं चला। लेकिन मैं जब उस पर्दे की तरफ देख रहा था, वो हिल रहा था। पंखा हमने 1 नंबर पर चलाया हुआ था, इसके कारण पर्दा ज़्यादा हिलने वाला नहीं था, लेकिन वो पर्दा लहरा रहा था। मुझे शक हुआ पीछे कोई है, हो सकता है कोई छिपकली हो जो पर्दे पर चढ़ रही हो। मैं देखता रहा। तभी एक सर पर्दे के पीछे से निकला। दरवाज़ा खुला था, कोई बाहर से ही आ सकता था जो पर्दे के पीछे छिप गया हो। वो सर बाहर की तरफ निकला था। मुझे घबराहट सी हुई, फिर सर अंदर की तरफ चला गया। मैं इंतज़ार करता रहा कब आप बोलेंगे कि ये एक प्रैंक है, लेकिन आप बोले तक नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे ना? मैंने कहा, नहीं मेरे भाई, मैं तुझे डराने की कोशिश क्यों करूँगा, लेकिन क्या सच में तूने सर देखा? मेरा भाई हामी भरे जा रहा था। अब मैं क्या करता? मैंने जानबूझकर कह दिया, अरे मैं वैसे ही वहाँ पर आया था, पानी पीने के लिए निकल रहा था। मैंने सर बाहर निकालकर तेरी तरफ देखा और फिर मैं पानी पीने के लिए चला गया। घबरा मत, अब तू सो जा जाकर, ऐसे जाग मत, देख बुरे बुरे सपने आएंगे। वो अपने कमरे में चला गया, लेकिन मैं जानता था वो सर मेरा नहीं था। या तो उसे डरावना सपना आया है या सच में उसे कुछ नजर आया है। आज रात हमारे साथ जो जो हो रहा था, मुझे घबराहट हो रही थी। उस मंडी में गए थे हम, उन डॉल्स को हाथ लगाया था, उन खोपड़ियों को हाथ लगाया, पता नहीं कैसी कैसी चीज़ को हाथ लगाया था जिसे हमारे हिंदुस्तान में अब शगुनी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ों को बेचा जाता है। क्या हम पर किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? मुझे अब नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। जब से ये ख्याल मन में आया था, नींद ही उड़ गई थी। लेकिन रात के 2 बजे मैं सोया तक नहीं था, छत की तरफ देखे जा रहा था। अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। तभी मेरे भाई के कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई और कुछ देर बाद जब मैं ये सोच रहा था, उसका हाथ टकराया होगा किसी चीज़ से, कोई चीज़ गिर गई होगी। मेरा भाई भागता हुआ मेरे कमरे के अंदर आया और कहने लगा, भाई भाई भाई, अंदर कुछ था, कुछ था, शायद कोई सांप या कोई कीड़ा वीड़ा। मैं उठकर खड़ा हो गया था। क्या हुआ? क्या चीज़ थी? कहाँ पर देखी? मेरा भाई हांफते हांफते कह रहा था,
चलो भैया आपको दिखाता हूँ। तब वो मुझे अपने कमरे में लेकर गया। कमरे की लाइट जलाई। सामने ड्रॉर पर रखी हुई वो छोटी सी मूर्ति जमीन पर गिर चुकी थी और पीछे का सामान भी हिला हुआ था। तब मेरे भाई ने कहा, वहाँ कोई चीज़ थी, छोटी सी चीज़ जो शायद चल रही थी। ये कोई छिपकली नहीं थी, उससे बड़ी थी, जैसे कोई बड़ी गिलहरी हो, लेकिन उसका आकार लंबा नहीं था बल्कि ऊंचा था। क्या ही बताऊं, उसकी परछाई इंसान जैसी थी, जैसे कोई बौना इंसान सिर्फ 6-7 इंच का वहाँ पर चल रहा हो। ये सुनकर मैं घबरा सा गया था, लेकिन कैसे यकीन करता उसकी बात पर। कोई 6-7 इंच का इंसान तो होता ही नहीं जो यहाँ पर आ गया हो। क्या सच में यहाँ किसी भूत का साया तो नहीं? ये घर भी वैसे नया ही तो लिया है हमने, 7 दिन हो चुके हैं यहाँ रहते हुए। कभी ये महसूस नहीं हुआ, आज ये महसूस हो रहा है। या तो घर में गड़बड़ है या गड़बड़ है उस जगह में जहाँ हम जाकर आए थे। मैंने अपने भाई को अपने कमरे में बुला लिया। उसके कमरे में गड़बड़ हो सकती है। मेरा भाई अब मेरे कमरे में मेरे साथ था और उसे नींद आई हुई थी, लेकिन डरा हुआ था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी जागने वाला हूँ, मुझे मोबाइल पर थोड़ा सा काम है, तू सो जा, मैं देखता हूँ। मेरा भाई सो गया था। मैं मोबाइल चलाता रहा। 4 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन 4 बजे अपने आप किचन में जैसे कोई चम्मच जमीन पर गिरा हो। यह आवाज़ काफ़ी तेज थी। मैं पहले चाहता था कि उठकर जाऊं और देखूं, लेकिन मुझे अपने भाई की चिंता भी थी, कहीं वो डर ना जाए। अब मैं देखूंगा उसे कोई भयानक सपना तो नहीं आ रहा। इसके बाद फिर से चम्मच गिरने की आवाज़। पहले लगा था जैसे अपने आप चम्मच गिर गया होगा, लेकिन 2 बार कोई चीज़ अपने आप नहीं गिर सकती। मुझे अब देखना ही होगा किचन में जाकर। मैंने अपने भाई की आंखों की तरफ देखा, सोया हुआ है। फिर मैं धीरे धीरे चलता हुआ किचन में गया। जैसे ही मैं किचन में पहुंचा, सामने 2 चम्मच गिरे हुए थे, लेकिन वो चम्मच जैसे पड़े हुए थे, मुझे अजीब सा लगा था। एक चम्मच बिल्कुल सपाट पड़ा हुआ था, एक चम्मच आड़ा बिल्कुल उसके साथ चिपका हुआ, जैसे ये क्रॉस का निशान बनाया गया हो। उसे देखकर थोड़ी घबराहट सी हुई थी। हॉलीवुड की मूवीज़ में इसी तरह का निशान भूतों को डराने के लिए दिखाया जाता है। ये निशान यहाँ कैसे बन गया? इसके बाद एक चीख मेरे भाई की, ये हमारे कमरे से आई थी। मैं भागता भागता कमरे में गया। मेरा भाई बेड से उठा हुआ था और इशारा कर रहा था, भैया नीचे, बेड के नीचे कुछ है। मैंने कहा, क्या है बेड के नीचे? उसने कहा, कुछ तो है भैया, मेरे शरीर पर चढ़ा हुआ था। मेरी आंख खुली, मेरी आंख के बिल्कुल पास था वो। क्या था वो? कुछ छोटा सा। मैंने बेड के नीचे देखा, लाइट जल रही थी, लेकिन बेड के नीचे कुछ भी नहीं। मैं अपने भाई की तरफ देख रहा था और मुझे उसकी अब चिंता होने लगी थी। वह अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। क्या हो गया है उसे? इसके बाद अब ना मेरे भाई को नींद आई ना मुझे नींद आई। लगभग 5:30 बजे सूरज की किरणें घर के अंदर आने लगी थी। हम इस वक्त तक उठ जाते हैं। पूरी रात हम दोनों सो नहीं पाए थे और ये दिन रविवार का था। रविवार को हमने पहले ही सोचा हुआ था कि हम सफाई करेंगे। हम दोनों को नींद आ रही थी, लेकिन अब दिन के वक्त काम भी तो करना था। सुबह सुबह झाड़ू लगाने का काम मेरा था और मेरा भाई किचन संभालने वाला था। मैं झाड़ू लगाता गया और सबसे पहले तो मैंने अपने भाई के कमरे के अंदर झाड़ू लगाना शुरू किया। दीवार पर वो निशानों को साफ किया। वहाँ निशानों को पानी से बड़ी मुश्किल से रगड़ रगड़ कर साफ किया था और ज़मीन पर भी झाड़ू मारा था। इसके बाद मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा निकली थी, लेकिन छोटी छोटी सुइयाँ, पूरे कमरे में छोटी छोटी सुइयाँ बिखरी हुई थी। बहुत सारी सुइयाँ निकली, लगभग 15 से 20 सुइयाँ वहाँ नीचे से ढेरी में पड़ी थी। इसके बाद मैंने भाई से पूछा, क्या किया था उसने जो छोटी छोटी सुइयाँ इस तरह से बिखरी पड़ी हैं? उसने कहा, भैया मुझे तो पता नहीं, शायद पहले से ये सुइयाँ यहाँ पर कहीं पड़ी होंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने कमरे के अंदर भी सफाई की थी। 4-5 सुइयाँ मेरे कमरे के अंदर से भी निकली। रसोई में भी 2-3 सुइयाँ पड़ी थी। वैसी ही सुइयाँ घर के अंदर से बहुत सारी मिली थी। उन सबको मैंने निकाल दिया और मैंने अपने भाई को भी कहा, अगर कहीं यह सुई दिखे तो ध्यान रखना, कहीं पैरों में चुभ वुभ न जाए। काफ़ी सुइयाँ पड़ी थी। कैसे कोई पहले रहता होगा इतनी सुइयाँ बिखेर कर?
मैंने सारी सुइयां डिस्पोज कर दी थी और 1.5 घंटा लगा मुझे सफाई करने में। मेरे भाई ने भी नाश्ता तैयार कर रखा था। अच्छे अच्छे सैंडविच बनाए थे और हम दोनों को सुबह सुबह सैंडविच खाना पसंद है। वक्त 8 बजे का हो गया था। हमने नाश्ता किया। उसके बाद हम फिर से घूमने जाना चाहते थे, पहले से ही सोच रखा था, लेकिन आंखों में वो नींद हमें बाहर जाने नहीं देना चाहती थी, तो हम सो गए। खाना खाकर हम सो गए और 1 बजे उठे थे। उसके बाद मेरा भाई कहने लगा, यह तो लंच टाइम हो गया भैया, खाना घर में बनाएंगे या बाहर खाएंगे? प्लान बनाया था हमने। मैंने कहा चलो बाहर खाकर आते हैं। इसके बाद हमने स्कूटी उठाई और शहर में घूमने लगे। एक अच्छी सी जगह पर हमने खाना खाया। उसके बाद वहाँ जंगली इलाका भी था। वहाँ कई अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए थे। कई जगह पूल बना हुआ था जहाँ हम नहा भी सकते थे। इस तरह हम घूमते घूमते अट्रैक्शंस देखने के लिए निकल पड़े। शाम के 6 कब बज गए पता ही नहीं चला और 6 बजे हम घर वापस आ गए। अगले दिन काम पर भी जाना था और नींद तो हमने सुबह पूरी कर ली थी। अब घर पर बैठकर टीवी देखते हैं। हम घर पर 6 बजे ही टीवी देखने लगे थे, जबकि मेरा भाई कह रहा था बाहर घूमकर आते हैं, कुछ लोगों से बात करनी है, मेरे नए दोस्त बने हैं। मैंने उससे कह दिया, अरे रुक जा, घर में बैठकर टीवी देखते हैं ना, पहले हम फिल्में देखा करते थे, आज भी देखते हैं, कोई अच्छी सी फिल्म लगाता हूँ। मेरा भाई बाहर जाना चाहता था, मैंने उसे रोक दिया। उसके बाद हम फिल्म देखने लगे। 8:30 बजे तक हम मूवी देखते रहे और बाहर से जो खाना पैक करवाया था उसे खाकर अपने अपने कमरे के अंदर चले गए। अंधेरा हो चुका था और मुझे घबराहट हो रही थी, कल जैसे हालात आज ना हो। अभी मेरा भाई अपने कमरे में गया था और 15 मिनट ही हुए थे। अचानक किचन से आवाज़ आई। ये चम्मच गिरने की आवाज़ थी। पहली आवाज़ में मैं थोड़ा सा डरा, लेकिन मैं अपने बेड पर ही बैठा रहा। मुझे लगा था जैसे मेरा भाई किचन में गया होगा। दबे पांव। इसके बाद एक और चम्मच गिरने की आवाज़। मैं जल्दी से भागकर किचन में गया और इस बार हैरानी का सबब था, सामने 2 चम्मच पड़े थे, एक सीधा एक आड़ा, क्रॉस का निशान बना हुआ। लेकिन डर जैसा माहौल था। चम्मच हर बार गिरते हैं एक जैसा निशान ही क्यों बनता है? क्या है इसका मतलब? मैं जान नहीं पाया, लेकिन मेरे भाई के चीखने की आवाज़, वो अपने कमरे से चीखा था। मैं भागता हुआ अपने भाई के कमरे में गया। उठकर बैठा हुआ था वो, उसके चेहरे पर पसीना ही पसीना। उसे देखकर मैं भी घबरा चुका था। क्या हुआ, चीखा क्यों? तो वो मेरी तरफ देखकर डर सा रहा था। मैंने लाइट जलाई, अंधेरे में मेरा चेहरा देखकर डर रहा होगा। उसने कहा, भैया डरावना सपना आया था, बहुत डरावना सा था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, डर मत। तो उसने कहा, भैया बिल्कुल असली जैसा लग रहा था, ऐसा नहीं लगा जैसे नकली हो, ऐसा लगा जैसे असली हो। मैं उसे चुप करवाए जा रहा था, लेकिन वो बताना चाहता था सपने में क्या हुआ। तो मैंने पूछा, बता क्या हुआ? उसने कहा, सपने में जैसे छोटी सी कोई गुड़िया हो, मेरी छाती पर चढ़ी हुई थी, उसके हाथ में छोटी छोटी सुइयां थी, वो मेरी आंख में सुइयां मारने ही वाली थी कि मैंने उसे धक्का दिया। वो बिल्कुल असली जैसा लग रहा था। मैं चीख रहा था, लेकिन आप आए ही नहीं। उसके बाद वो गुड़िया भागी यहाँ से। मैं उसके पीछे भागा था। वो किचन में गई थी। वो गुड़िया किचन में गई, वो बर्तनों के पीछे छिपने लगी और गलती से उससे 2 चम्मच गिर गए। वो चम्मच ज़मीन पर गिरे थे और उससे क्रॉस का निशान बन गया था। उसे देखकर मुझे लगा था ये कोई शापित गुड़िया है। मैं वापस अपने कमरे में आया था और उसके बाद वो एक बड़ा सा शैतान जो कमरे में था, उसने मुझे दबोच लिया। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था और अचानक मेरी आंख खुली। मैं चीखने लगा था दोबारा से, तब आप भाग कर आ गए। फिर मुझे एहसास हुआ ये तो एक सपना था, लेकिन बिल्कुल असली जैसा लगा था भैया। मुझे अब उससे ज़्यादा डर लगने लगा था, लेकिन उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये तो एक सपना था ना, तू लेट जा। इसके बाद वो लेट गया, लेकिन मैं उसी के साथ उसके कमरे में रहना चाहता था। मैंने उससे कहा, तू सो जा, मेरा मन अपने कमरे में नहीं लग रहा, तो मैं यहीं सोने वाला हूँ तेरे साथ, तू सो जा, मुझे मोबाइल पर थोड़ा सा काम भी है और तुझे भी देखता रहूँगा। वो आंखें बंद करके लेट गया था, लेकिन मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। मैं वहीं पर बैठा रहा और अब वक्त रात के 10:30 बजे का था। वहाँ कमरे में अचानक एक किताब जो शेल्फ पर पड़ी थी नीचे गिर गई। मैंने देखा अंधेरे में जैसे कोई छोटी छिपकली हो या कोई और चीज़ हो,
वो दीवार से इधर उधर निकल रही थी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस तरफ जाती वो चीज़ जैसे गायब सी हो जाती। हमारी आँख के एक तरफ कोई चीज़ निकलती है, हमें दिखती है ना, लेकिन जैसे ही मैं अपनी नज़रें उसकी तरफ कर रहा था वो चीज़ गायब हो जाती, जैसे छिप सी जाती। कोई चूहा था या छिपकली थी, क्या थी वो चीज़? और उसके बाद पलंग के पीछे रखा ग्लास भी जैसे अपने आप हिला था और अचानक मैंने हाथ मारा और बटन जला दिया। यहाँ लाइट चल चुकी थी और उसके बाद कमरे में लाइट और एक चीज़ भागकर पलंग के पीछे जाती हुई दिखी, जैसे कोई बड़ा सा चूहा हो, लेकिन उसके भागने का तरीका अजीब सा था। मैं पलंग के पीछे देखने लगा था, वहाँ कोई नहीं। क्या है ये? क्या है? कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कमरे में कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद मैंने लाइट बंद कर दी और मैंने अपना मोबाइल छाती पर रखा, आंखें थोड़ी बंद की जैसे मैं सो रहा हूँ। इसके बाद मैं लेट गया। 15 से 20 मिनट हुए होंगे। वहाँ पर जैसे वो चीज़ चलती हुई सामने वाली शेल्फ पर नज़र आई। वो पलंग के पास वाली शेल्फ थी और वहाँ पर वो चूहा जैसा कुछ चढ़ा हुआ था। उसका आकार सच में 6-7 इंच का ही था, जैसे कोई छोटी सी चीज़, जैसे कोई छोटी सी गुड़िया। ये बिल्कुल वूडू डॉल जैसी लग रही थी और उसके शरीर पर छोटी छोटी सुइयां तक दिखी थी मुझे। कमरे में इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं था कि मैं इतनी चीज़ तक ना देख पाता। जैसे जैसे वो छोटी सी गुड़िया चलती हुई शेल्फ से आगे निकली, साफ साफ पता चल रहा था ये कोई गुड़िया ही है। घबराया हुआ मैं ना तो पूरी तरह से आंखें खोल रहा था और ना ही डर के मारे आंखें बंद कर रहा था। गड़बड़ है, यहाँ पर गड़बड़ है, ये सोचता सोचता मैं बस लेटा रहा। वो वुडू डॉल धीरे धीरे चलती हुई हमारे पलंग के ऊपर आई। वो मेरे भाई के पास चलती चलती करीब आ रही थी। तभी वो मेरे भाई की छाती पर जाकर बैठ गई। करीब से देखा था मैंने उस गुड़िया को, करीब से। वो कोई जिंदा चीज़ नहीं, एक मुर्दा गुड़िया थी। यहाँ पर वूडू डॉल का जादू किया जाता है। मैं इस पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन अपनी आंखों से गुड़िया को चलते हुए देखा मैंने। उसके बाद मेरे भाई का शरीर हिलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिजली के झटके दिए जा रहे हों। वो बार बार कांपता हुआ हिल रहा था और उसकी छाती पर बैठी वो गुड़िया बार बार मेरी तरफ देख रही थी, जैसे मैं थोड़ा सा हिलूं और वो वहाँ से भाग निकलेगी। मैंने भी जल्दी से हिलकर जैसे उसकी तरफ देखने की कोशिश की कि मेरा भाई हिल क्यों रहा है। वो गुड़िया की रफ्तार देखने लायक थी। एक झटके से वो पलंग के नीचे, और उसके बाद मेरा भाई हिल रहा और मैंने उसे हिलाकर उठाया। क्या हुआ? तो मेरा भाई कहने लगा, भैया फिर से डरावना सा सपना आया, जैसे मेरी छाती पर कोई शैतान सा बैठा हो। वो काले सा रंग का था। वो औरत जैसा भी लग रहा था और मर्द जैसा भी लग रहा था। भयानक सा छाती पर बैठ गया था वो मेरे। सांस नहीं आ रही थी मुझे। मैं घबरा रहा था। मेरी सांस जैसे रुक रही थी। आपने हिलाया तब जाकर नींद खुली। भैया मुझे कैसे सपने आ रहे हैं भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। बार बार ये डरावने सपने आ रहे हैं भैया, मैं सो नहीं पा रहा। अपने भाई का रोता हुआ चेहरा देख मैंने उसे गले से लगा लिया था और मैंने अपने भाई को कहा, हम सोएंगे नहीं, पूरी रात ऐसे ही निकाल देंगे बातें करते हुए। मैं उसे सच बताना नहीं चाहता था, उसे जगाए रखना चाहता था। मुझे लगा जब वो सो रहा होगा तब वो काली शक्तियों वाली गुड़िया करीब आती होगी। हम उठकर बैठ गए थे। हमने लाइट जला ली थी। कुछ देर हम आपस में बातें कर रहे थे। अचानक लाइट बंद, जैसे लाइट चली गई हो। यहाँ अमूमन इस तरह लाइट नहीं जाती। तो मेरे भाई ने कहा, भैया नीचे से चेक करना होगा, ये पड़ोसियों के घर पर लाइट तो है, हमारी लाइट अपने आप कैसे चली गई। मैं अपने भाई को छोड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन लाइट का क्या करूं। उसके बाद मैंने अपने भाई को कहा, चलो मेरे साथ। मेरा भाई कहने लगा, क्या हुआ भैया? मैंने कहा, चलो मेरे साथ, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, कहीं कोई डरावना सपना आ गया तो। वो हंसने लगा था। उसे मैं साथ ले गया था बेसमेंट की तरफ। बेसमेंट में वो मेन स्विच था, वहीं पर फ्यूज़ था। शायद कोई फ्यूज़ उड़ गया होगा। लेकिन नीचे पहुंचते ही जो सामने मैंने देखा, मैं हैरान। मेन स्विच बंद किया था किसी ने, तब जाकर लाइट गई थी। कोई भी फ्यूज़ उड़ा नहीं था।
तब मैं जान गया था ये किसने किया है, लेकिन अपने भाई को बता नहीं सकता था मैंने मेन स्विच ऑन किया। उसके बाद हम बेसमेंट से निकलकर अपने कमरे में पहुंच गए। उसके बाद हम बैठकर फिर से बातें करते रहे। अब लाइट हमने ऑन ही रखी हुई थी और मैंने अपने भाई से भी कह दिया, अब अगर लाइट को कुछ हुआ यार मैं नहीं देखने वाला, यहीं पर बैठकर बातें करेंगे, रात का ही तो वक्त है, बातें करते करते निकाल देंगे रात। मेरे भाई ने भी हामी भर दी थी, लेकिन ये शब्द मैं किसी और को सुनाना चाहता था। उसके बाद भी जैसे बार बार हमारे पास वाला वो बटन अपने आप ऑफ हो जाता। मैं अपने भाई को कहता, ये बटन खराब हो गया है, ठीक करवाने वाला है। जानबूझकर मैं बातों को घुमा रहा था, मैं जानता था बटन कौन बंद कर रहा है। जैसे ही हमारी नजरें इधर उधर होती, वो गुड़िया आकर लाइट बंद कर देती। अंधेरे में वो मेरे भाई को अकेला पाना चाहती थी। मैं अपने भाई को अकेला छोड़ नहीं रहा था। इसी तरह वक्त निकालते गए हम, बातें करते हुए। कभी किचन में कोई सामान गिरता, मैं जाता ही नहीं वहां पर। मैं भाई को कहता रहता, चूहा है, सामान गिरा रहा है, कोई बात नहीं। मजाक मजाक में बातें घुमाते रहे। वक्त रात के 3 बजे का। बातें घुमाते घुमाते 3 बज गए थे और मेरे भाई ने कहा था नींद आ रही है। मैं उसे सोने देना नहीं चाहता था, उसे जगाते रहना चाहता था, लेकिन उसे नींद आने लगी तो कहा, चलो तुम सो जाओ, कोई बात नहीं, मैं जाग रहा हूँ। मैं वहीं पर बैठा हुआ था, फिर भी किचन से आवाज़ आई, मैं गया ही नहीं। उसके बाद धीरे धीरे चलकर वो गुड़िया खुद ब खुद उस दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। उसने हाथ में छोटी छोटी पिन पकड़ी हुई थी। अब उसे देखकर पहले तो मैं यकीन नहीं कर पा रहा था, फिर मैंने पास में पड़ा हुआ वो बेसबॉल का बैट उठाया। अब गुड़िया तेरा तो काम तमाम करना ही होगा। मन में मैं सोच रहा था, इस गुड़िया के छोटे छोटे हिस्से कर दूंगा। जब गुड़िया ही नहीं बचेगी तो शैतानी शक्ति कहाँ से आएगी। मैं उठकर खड़ा हुआ था वो बेसबॉल का बैट उस गुड़िया पर मारने के लिए। तभी मैंने देखा, भले दिखने में वो छोटी सी गुड़िया थी, लेकिन उसके अंदर से निकला वो शैतान 7 फुट का था। धुंधला धुंधला सा वो शैतान उस गुड़िया के आसपास नजर आ रहा था। उसकी शक्ति गुड़िया में समाई थी, लेकिन ये कोई साधारण मासूम गुड़िया नहीं, एक शैतान था। मैंने बेसबॉल का वो बैट घुमाना चाहा था, लेकिन तभी उसने धक्का दिया और मैं दीवार से सट गया, चिपक गया था मैं दीवार से। वो गुड़िया धीरे धीरे चलकर मेरे भाई के करीब आ रही थी। तभी मैं चीख पड़ा और मेरा भाई उठ गया। उसके बाद उसने जल्दी से वो लाइट जलाई जो उसके पास में थी। यहाँ वो गुड़िया अचानक गायब। मेरे भाई ने इस तरह मुझे दीवार से सटा हुआ देखकर सवाल पूछे, भैया क्या हुआ? मैंने उससे कहा, गड़बड़ है बहुत बड़ी, सोना मत, तू सोना मत। तुझे जो सपने आ रहे हैं वो कोई झूठ नहीं है, वो सच है। यहाँ पर वो गुड़िया मौजूद है, ओ शैतानी गुड़िया जो तेरे साथ कुछ तो करना चाहती है। सोना मत, तू सोना मत। मेरा भाई वहाँ खड़ा हो गया और बेसबॉल का बैट मैंने उसके हाथ में पकड़ा दिया कि अगर कोई तेरे पास आया, कोई भी हो, घुमा देना बैट, डरना मत। वो रात कितनी भयानक निकली थी हमारी। वो गुड़िया अब हमारे दोनों के सामने आकर हमें डरा रही। कभी हम किसी कमरे में भागते, कभी किसी कमरे में। वो मेरे भाई पर हमला करना चाहती थी, लेकिन मैं हर बार सामने आ जाता। वो शैतान उस गुड़िया में था और उससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल भरा हो रहा था। लेकिन किसी तरह वो रात निकली थी हमारी, घर के बाहर भागते भागते निकाली थी। और तब हमें पता था हमें छुटकारा पाना ही होगा। ये ज़रूर उस मंडी में वो दुकान जिसने खोली है ना, वो गुड़िया वाली, उस औरत ने तुझ पर जादू टोना किया है। क्यों हाथ में पकड़ी थी तूने गुड़िया? तेरे हाथ से जो पसीना उस गुड़िया को लगा, उससे उसने काला जादू किया होगा तुझ पर। हमें ढूंढना होगा किसी ऐसे को जो काला जादू करता हो। वहाँ मैंने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन लगाया था जो मेरे साथ काम कर रहे थे। उन्होंने बताया ऐसे किसी जादू टोना करने वाले के बारे में। शहर से बाहर एक बहुत बड़ा, जिसे जादूगर कहा जाता है, वो वूडू डॉल्स का जादू दिखाता है और उसे इसकी सारी जानकारी है। हम सीधा उसके पास पहुंच गए। जैसे ही उसके पास पहुंचे, मेरे भाई को देखकर वो कहने लगा, ये बंधा हुआ है, किसने बांधा है इसे? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। तब वो मेरी तरफ घूर कर देखने लगा, तो भाई है ना इसका, तुझ पर सबसे ज़्यादा यकीन करता होगा ये, तूने तो नहीं किया ना? देख मैं यहीं पता लगा लूँगा, मैं किसी पर ऐसा काला जादू होने नहीं देता। मैंने
गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये मेरा भाई है, इसे बचाना है, मैं खुद आपके पास इसे लेकर आया हूँ, बचाइए। रात को जो हमारे साथ हुआ हम बता नहीं सकते। तब उसने कहा था, ठीक है, आओ मेरे साथ मेरे कमरे में। वो अपने कमरे में ले गया, जहाँ वैसी ही बहुत सारी गुड़ियाँ पड़ी हुई थी, ढेर सारी गुड़ियाँ। और उन्हें देखकर मेरा भाई भी डर गया। ये तो वैसी गुड़िया रात को नजर आई थी, वैसी ही गुड़िया। मैंने भी कहा, हाँ। तब वो जादूगर पूछ रहा था, मुझे पूरी तरह से बताओ वो गुड़िया कैसी थी, क्या कर रही थी। सब कुछ बताया हमने। और जैसे ही मैंने बताया, बाद में उस गुड़िया के ऊपर बड़ा 7 फुटिया काले रंग का शैतान दिखा था। तो वो जादूगर घबरा कर कहने लगा था, ये तो पूरी तरह से बांधा हुआ है शैतान के साथ। कहाँ से हुआ ये जादू, कहाँ से? मैंने पूरा बता दिया। वो काले जादू की मंडी, वहां पर मेरे भाई ने हाथ लगाया गुड़िया को, पसीना लग गया उस गुड़िया पे, उसने जादू किया होगा। तो जादूगर कहने लगा, पक्का बस यही हुआ था। एक पसीने से गुड़िया को इस तरह बांधा नहीं जा सकता। अब शगुनी लाई जा सकती है, थोड़े काम तुम्हारे खराब हो जाते, थोड़ा मनुष्यत घर में आ जाती, लेकिन ये काली गुड़िया वाला जादू तुम्हारे पीछे ऐसे नहीं किया गया। ये गुड़िया का जादू बालों से किया जाता है, बालों से। तुम्हारे सर के बाल को किसी ने काटा होगा, या तुम्हारे सर के बालों को किसी ने खींचा होगा। वो जो बाल हैं वो उस गुड़िया के अंदर रखे गए हैं, जिससे वो काले शैतान को गुड़िया से बांधा गया और तुम्हारा रिश्ता शैतान से हो गया, तो गुड़िया तुम्हारे पीछे छोड़ दी गई। ये तुम्हें मार कर ही छोड़ेगी, और जो तुम्हारे पास है उसे भी मारेगी। तुम दोनों की जान खतरे में है। बताओ मुझे, ये बाल किसने निकाला था? मैंने कहा, नहीं, बाल नहीं निकाला, किसी ने बाल नहीं निकाला, वहां सिर्फ गुड़िया को हाथ लगाया था। तब मेरे भाई ने चौंकते हुए कहा, वो हमारा साथी, वो स्मिथ नाम का वो लड़का जिसके घर में मैं गया था, वो जिद करने लगा, देखो मेरे घर में क्या क्या सामान है। उसने दिखाया कि वो एक बार्बर था, पहले उसने दुकान खोली थी नाई वाली, उसके पास बहुत सारी कैंचियां थी। उसने कहा, इससे बाल काटते हैं, इससे काटते हैं। जब मैं चाय पी रहा था, उसने मेरे ऊपर से बाल काटे थे और हंसते हुए कहा था, तुम तो वैसे ही छोटे छोटे बालों वाले हो, देखो इस कैंची से ऐसे बाल काटते हैं। उसने मेरे बाल काट लिए थे। मैं पहले तो उस पर गुस्सा हुआ था, फिर उसने कहा था, ये छोटे से बाल ही तो काटे हैं जो तुम्हारे एक साइड से बड़े हुए थे। मैंने उससे कहा था मेरे बाल खराब हो गए, और उसने वो बाल पीछे एक जगह पर रख दिए थे। तब उस जादूगर ने कहा, वही है, बालों को गुड़िया में बांधा है उसने, तुम्हें उससे छुटकारा पाना होगा। कर तो मैं यहां से भी दूं, लेकिन तुम अगर अपने तरीके से करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम जानते हो मुजरिम कौन है, सजा दो उसे, छुड़ाओ खुद को, फिर देखो अपने आप नतीजा निकलता है। अगर नहीं निकले तो 5 बजे से पहले मेरे पास आ जाना, यहां पर भी इलाज कर दूंगा मैं। इसके बाद हम उस जादूगर के पास से निकले और सीधा अपने घर के पास पहुंच गए। हमने और पड़ोसियों को इकट्ठा किया था। वहां के अफ्रीकनों ने उन्हें ये बताया भी क्या क्या हो रहा है। वो बूढ़ा आदमी जो बिल्कुल सामने वाले घर में रहता था, वो तो बहुत गुस्से में था कि वो लड़का पहले से ही ये नशेड़ी सा लगता है, गड़बड़ तो है उसमें। उसने भी IT का डिप्लोमा किया हुआ था और हमारी कंपनी में उसने भी अप्लाई किया था। वो तो मुझे जॉब मिल गई इसलिए उसे नहीं मिली, जान पहचान उसने भी लगाई थी। मुझे अब कारण भी मिल गया था क्यों वो हम पर जादू कर रहा था। इसके बाद हम 5 से 10 लोग इकट्ठा होकर सीधा उसके घर में पहुंच गए। हमें देखकर वो घबरा गया था। वो जानता था राज खुल चुका है। वो हमें मारना चाहता था और उसके घर में उन अफ्रीकन ने उसकी ऐसी पिटाई की, मैं खुद डर रहा था कि वो मर ना जाए। वो तो पीटे जा रहे, समझ में नहीं आ रहा इतनी पिटाई कौन करता है। हमारे भारत में भी जब कोई चोर को पकड़ लेते हैं उसको बहुत पीटते हैं, और जिसके घर का गुस्सा हो, बीवी का गुस्सा हो, दोस्त का गुस्सा हो या किसी और का गुस्सा उस चोर पर निकालते हैं। लेकिन इतनी बुरी तरह कौन पीटता है भाई। उसे बहुत मारा, सर से खून निकाल दिया, उसकी बाजू की हड्डी तोड़ दी और उसे एक सोफे पर बिठाकर पानी पिलाते हुए हंसते हुए सबने कहा, चलो गलती की है, अब गलती मान भी ली तूने, कोई बात नहीं। और वो बेचारा रो रो कर कह रहा, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो। मेरे चाचा वो जादूगर हैं, वूडू डॉल का जादू करते हैं, और मैंने इस बाल को देकर कहा था मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे रास्ते से हटा दो।
उन्होंने ये जादू किया होगा। फिर वही लोगों को लेकर उसके चाचा के पास, और पता नहीं ये लोग क्या भरे पड़े हैं। पहले तो उस लड़के की पिटाई की थी, फिर उसके चाचा की पिटाई, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस लड़के को पीटा। जैसे इनके दिमाग में कोई चिप फिट हो कि इस तरह से पीटना है, और वो भाग ही नहीं सकता। उसकी भी बाजू तोड़ी थी उन्होंने। उसके बाद वो भी गलती मान गया और हंसते हंसते जैसे कोई बात हुई ही ना हो वो आपस में मजाक करने लगे। और उसने वो गुड़िया से बाल निकाले, उस गुड़िया को जला दिया और कहा ये आज़ादी है। और उसके बाद वो हाथ जोड़कर दोनों कह रहे थे पुलिस में कंप्लेंट मत करना। और ये सुनकर मैं हैरान, पुलिस में कंप्लेंट? क्या इस चीज़ की पुलिस में कंप्लेंट भी होती है? और वो मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं? यहाँ क्या क्या होता है मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मुझे और मेरे भाई को आज़ादी मिल गई और उन्हें चेतावनी भी दी गई थी, अगर हमारे साथ दोबारा वैसा कुछ हुआ तो जिम्मेदार वो होंगे। और वो लोग भी भरे पड़े थे, वो तो मारना चाहते थे उन्हें। अगर हमें कुछ होता तो वो तो पक्का ही मरते। इसलिए वो डरते डरते पांव पड़कर कहने लगे भैया अपना ख्याल खुद रखिएगा, हमने जो किया था उसे वापस कर दिया है। उसके बाद से हमें वैसी घटनाओं का सामना कभी नहीं करना पड़ा। लेकिन मैं जो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, जादू टोने पर यकीन नहीं करता था, कई ढोंगी बाबा देखे थे मैंने, लेकिन यहाँ का वो वूडू डॉल का जादू, वो टोना कितना शक्तिशाली था। वो भयानक रात थी, मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात, जिसे याद करके मैं आज भी डरता हूँ। और शायद मेरी आप बीती सुनकर आपको भी वो डर का एहसास हुआ होगा।